क्लास 12 फिज़िक्स पेपर सीबीएसई बोर्ड सेशन 2023-2024। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो था उसमें था कि आपके पास एक प्लास्टिक रोड है, उसे आपने सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया है और इस पे आपने चार्ज दे दिया, मान लीजिए प्लस चार्ज दे दिया, और इसका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुका है और इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो सेंटर पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। आप सोच सकते हैं कैसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है। तो सब सिमेट्री देख सकते हैं यहाँ पे, हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फील्ड सेंटर पर क्या हो जाएगी? 0। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कहा गया था कि आपके पास एक स्फीयर है, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। अब कहा गया है कि एक और स्फीयर है, उसका रेडियस डबल कर दिया गया है। इसका रेडियस अगर r है तो इसका रेडियस कर दिया गया है 2r, लेकिन सिग्मा को सेम रखा गया है। तो ये E हो गई पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और E डैश मान लेते हैं नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इसमें रेशो निकालना था E बाई E डैश की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम बात करें चार्ज स्फीयर की, तो चार्ज स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका एक्सप्रेशन होता है E = 1/4 पाई E नोट क्यू बाई r²। सिमिलरली जो हमारा नए वाला स्फीयर है जिसकी रेडियस डबल हो गई तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E = 1/4 पाई E नोट Q डैश बाई 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए E और E डैश का रेशो निकालते हैं अब। तो E अपॉन E डैश हमें कैलकुलेट करना था। तो E की वैल्यू 1/4 पाई E नोट Q बाई r² और E डैश की वैल्यू 1/4 पाई E नोट Q डैश बाई 2r का स्क्वायर, यानी कि 4r² हो जाएगा। ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनली बचेगा, देखिए क्या, Q बाई r² डिवाइड बाई Q डैश बाई 4r²। तो अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो Q बाई r² इंटू में 4r² डिवाइड बाई Q डैश, r² से r² कैंसिल। उसके बाद देखिए Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A और 4 एज इट इज़। Q डैश को लिख सकते हैं सिग्मा, क्योंकि सेम रखा गया है, A डैश, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। अब 4A पुराने वाला एरिया 4 पाई r², A डैश 4 पाई 2r का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। जब आप इसका नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4r² आएगा, ऊपर भी 4r² बच रहा है, देखिए नीचे भी 4r², तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो रेशो क्या आ रही है? 1:1 रेशो आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए लग रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया था कि एक स्टूडेंट को 4 सेल्स कनेक्ट करने थे, हर एक का EMF E था और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r था, सीरीज़ में लगाना था। लेकिन उसने क्या किया, एक सेल को रॉन्गली कनेक्ट कर दिया सीरीज़ में दूसरे सेल के साथ। तो मतलब एक सेल ऐसे इसके नेगेटिव को एक और नेगेटिव के साथ ऐसे गलत कनेक्ट कर दिया। उसके बाद बाकी सेल्स ठीक हैं, एक ही सेल का कनेक्शन गलत हुआ है। आइए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मान लीजिए पहले वाला सेल ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, उसने सेकंड वाला सेल भी ठीक लगाया, थर्ड वाला सेल गलत कनेक्ट कर दिया, यानी कि नेगेटिव के बाद फिर से नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद सब कुछ ठीक है, बाकी सेल उसने सही कनेक्ट किए। तो इस तरह से तो देखिए होगा क्या इस केस में, ये 2 सेल का EMF एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। यूँ कह लीजिए कि इसका EMF E है, इसका भी E है, सबका E है, तो ये 2 सेल का जो EMF है वो एक तरह से कह लेंगे हम कि माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से नेट EMF इसकी 2E हो जाएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस तो खैर ऐड ही होगा, वो 4R हो जाएगा क्योंकि सीरीज़ में है ये। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया था कि एक पीस ऑफ वायर है, उसको हमने सर्कुलर लूप में
जो है मोड़ लिया है और उसमें करंट पास किया हमने आई, और उसके बाद हमने वायर को बेंड कर लिया है एक और सर्कुलर लूप बी में, 2 टर्न्स बना दिए हैं और करंट फिर भी उतना ही चल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स बतानी है सेंटर पर क्या होगी। तो याद कीजिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होती है हमारे पास अगर सर्कुलर लूप होता है तो सर्कुलर लूप के केस में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4 2πi/a, ये एक्सप्रेशन था। अब हमें निकालनी है रेशो। तो रेशो में देखिए सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, जो चीज़ें कांस्टेंट रह रही हैं। जब हम रेशो निकालेंगे देखिए तो μ0/4 दूसरे के एक्सप्रेशन में भी आएगा ही आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड था μ0/4 2πi/a, या रेडियस मान लीजिए r है। जो b डैश होगा उसका फॉर्मूला बनेगा μ0/4 2π, करंट तो सेम है, i/r डैश इंटू 2, क्योंकि दूसरे वाले केस में 2 टर्म्स हैं। तो जब हम रेशो निकालेंगे देखिए तो ये μ0/4 कैंसिल हो जाएगा, 2πi कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के हमारे पास जो रेशो बनेगा देखिए वो बनेगा 1/r और यहाँ बचेगा हमारे पास 2/r डैश। तो इसे बस हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास बचा था 1/r और 2/r डैश। r डैश का मतलब जो नए वाला लूप है, छोटे वाला लूप जिसमें 2 टर्न्स बने हैं, उसकी रेडियस। तो 1/r r डैश अपॉन 2, स्क्वायर हो जा रहा है बार बार, r डैश अपॉन 2। इसके बाद देखिए आपको r डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। r डैश क्या है? छोटे वाले जो 2 लूप बने उनका रेडियस, वो r डैश है। अब वो कैसे निकाल सकते हैं? 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू 2πr डैश, क्योंकि पुरानी वाली वायर से ही नए 2 लूप्स बने हैं, इसलिए दोनों का पेरीमीटर मैंने इक्वेट कर दिया है। तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू r डैश। तो r की वैल्यू हमें पता लग गई है, 2r डैश होती है। तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे 1/r की जगह 2r डैश, r डैश अपॉन 2। तो आंसर आ जा रहा है 1/4। तो रेशो हो गया इसका 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 में था कि एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है इसकी लेंथ, इसमें करंट आई कैरी हो रहा है कितना, 1.0 पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला L क्रॉस B वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। तो फोर्स इज इक्वल टू आई L क्रॉस B कर देना था आपको। तो I की वैल्यू तो खैर 1 है, L क्रॉस B, तो L की वैल्यू किधर लेके चलेंगे, जिस तरफ हमारा करंट है वाई एक्सिस के अलोंग। तो L की वैल्यू हम कह लेंगे यहाँ पे 1 मान लीजिए, 1, और F इज इक्वल टू आई L क्रॉस B। I की वैल्यू 1 एम्पियर, L 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। और वाई एक्सिस के अलोंग था तो J कैप क्रॉस B, तो 5 J कैप माइनस 8 K कैप। तो आ गया, बस आपको क्रॉस करना था, इसे क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको इसको आंसर आसानी से मिल जाता। तो आइए क्रॉस करते हैं। पहला वेक्टर हमारा 10 J कैप, तो इसे लिखेंगे I J K। तो 10 J कैप था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। दूसरा हमारे पास था 5 J कैप और 8 K कैप। तो ये आपको पता होगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं बाकी। तो इसका आंसर देखिए आ जाएगा हमारे पास 80 I कैप।
जे वाले से करेंगे तो ये ज़ीरो, के वाले से करेंगे तो ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। 80 आई कैप, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा 80 नहीं, हमारे पास ये 0.1 था ना, 10 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 आई कैप आएगा, ये ध्यान रखना था आपको। तो 0.8 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to I एम्पियर इफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0.1% ऑफ, यानी कि हमें आई जी की वैल्यू दे रखी है। आई जी यानी कि जो गैल्वेनोमीटर से हम मैक्सिमम करंट पास कर सकते हैं वो है 0.1% ऑफ आई, यानी कि हो गया 0.001 आई, ये हो गई आई जी की वैल्यू। उसके बाद देखिए हमें कहा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, तो एमीटर की रेजिस्टेंस निकालनी है। चलिए एमीटर की रेजिस्टेंस निकालते हैं। एमीटर की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए हमारे पास हो जाएगा, पहले इसमें आपको शंट रेजिस्टेंस जो लगेगी गैल्वेनोमीटर के साथ वो निकालना पड़ेगा। तो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। आई जी की वैल्यू 0.001 आई, यहाँ पर भी आ जाएगा आई माइनस 0.001 आई, और साथ में जी यहाँ पर है लास्ट में। तो ये बन जाएगा देखिए हमारे पास इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ऊपर आएगा 0.001 और नीचे आई में से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.999 और ये जी, ये आ गया हमारे पास शंट रेजिस्टेंस। उसके बाद आपको निकालना था कि रेजिस्टेंस कितना होगा पूरे एमीटर का। तो इसके लिए फिर से आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जी इंटू एस प्लस जी। जी क्या है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और एस जो हमने शंट का रेजिस्टेंस निकाला है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद देखिए आपका आंसर आएगा G/1000। अगर कैलकुलेशन सही है तो मेरे ख्याल से बी आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 जो था इसमें भी काफ़ी कैलकुलेशन थी। देखिए एक लूप था, इस लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा था, तो ये बी हो गया। और लूप का प्लेन परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों पैरेलल हो गए। तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए होता है, तो उस केस में बी ए कोस थीटा होता है। तो कोस 0 पुट कर देंगे आप, क्योंकि बी और ए में एंगल कितना है 0 है, तो कोस 0 1 होता है, यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपली बी ए। तो फ्लक्स हमारे पास आ चुका है बी ए, और एरिया हमारा है πr², ये आ गया फ्लक्स। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस d∅/dt, तो माइनस dB/r²/dt। बी और पाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे डिफरेंशिएशन से, यानी कि माइनस b/dr²/dt। उसके बाद आपको क्या करना है कि माइनस b पाई एज इट इज़, r² का डिफरेंशिएशन 2r और साथ में dr/dt। ये आ गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो एक बार इसे हम साफ कर लेते हैं ज़रा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा आया है माइनस b/2r dr/dt। यहाँ वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो वैल्यूज पुट करेंगे अगर आप, तो b की वैल्यू आएगी 50 -50 मिली टेस्ला है, तो इसे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। पाई एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि हमारे आंसर में पाई एज इट इज़ है। आर हमारा था 50 नहीं है, 4 सेंटीमीटर है, 4 डिवाइड बाई 100 dr/dt। हमें कहा था कि जो लूप है वो श्रिंक कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर
पर सेकंड उसकी रेडियस, यानी कि dr/dt है -1 मिलीमीटर में है, तो इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, तो 40 पाई और डिवाइड में 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो लगा देंगे, एक ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, नीचे अगर 6 ज़ीरो तो मतलब माइक्रो बन जाएगा, तो 4 माइक्रो पाई, 4 माइक्रो पाई, तो आंसर आ गया इसका, देखिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन द सेम फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन द सेम फेज नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नॉट इन द सेम फेज बट आर परपेंडिकुलर टू ईच, मतलब इसमें आपको करेक्ट बताना था। क्वेश्चन नंबर 8, खैर ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको आप सेम फेज और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अभी अकेला एक क्वेश्चन है जिसको थोड़ा हमने बिना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देखा है, बाकी तो। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया दो बीम्स हैं ए और बी, जिनकी फोटोन एनर्जीज की अगर हम बात करें वो गिवन है आपको, और वर्क फंक्शन भी गिवन है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है आपको, रेशो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो आप क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नोट। तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², तो h म्यू नोट वर्क फंक्शन होता है, तो पहले वाली की एनर्जी है 3.3 वोल्ट और h म्यू नोट की वैल्यू यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू है 2.3, तो इस केस में आ जाएगा हमारे पास 1, और सेकंड में ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस कितना 11.3 है, तो वो आ जाएगा देखिए 9 आ जाएगा डिफरेंस। हमें क्या निकालना, रेशो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो देखिए कुछ इस तरह से हाफ mv², फर्स्ट वाले के केस में आएगा 1 और सेकंड वाले के केस में आएगा हाफ mv, यहाँ पे हम a लगा लेते हैं और यहाँ पे vb का स्क्वायर। सेकंड वाले केस में आंसर आया था 9, हाफ m से हाफ m कैंसिल, इसके बाद दोनों तरफ आप अंडर रूट कर देंगे तो va/vb आ जाएगा 1/3, सी करेक्ट आंसर लग रहा है इसका। देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव्स एसोसिएटेड विद अ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड अ मूविंग प्रोटॉन हैव सेम वेवलेंथ। तो उनका मोमेंटम सेम होगा, एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, एनर्जी स्पीड क्या सेम होगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाइए, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अगर दोनों की वेवलेंथ सेम है देखिए, तो दोनों ही का h/mv, अगर दोनों का वेवलेंथ सेम है देखिए, दोनों का लैम्डा सेम कर दीजिए, तो दोनों ही केस में देखिए लैम्डा सेम है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, यानी कि राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। mv का मतलब मोमेंटम, देखिए इसको p1 और इस नीचे वाले mv को p2 लिख देते हैं, तो h/p1 इज इक्वल टू h/p2, h से h कैंसिल, क्योंकि इनके लैम्डा सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड भी सेम होंगी ना। तो पहले वाले के केस में राइट हैंड साइड में आ रहा है h/p1 और सेकंड केस में आ रहा है h/p2। इक्वेट करने के बाद 1/p1 इज इक्वल टू 1/p2, यहाँ से p1 इज इक्वल टू p2 यानी कि मोमेंटम इनके सेम होंगे। आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है। तो इसमें था कि जर्मेनियम को हमने डोप किया आर्सेनिक के साथ, तो आर्सेनिक 15th ग्रुप का एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ जी लैटिस इज डिस्टॉर्टेड, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, होल्स इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज।
Question number 12. The transition of electron that gives rise to formation of second spectral line of Balmer series in the spectrum of hydrogen atom corresponds to. तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 4 से सेकंड पे जंप करना पड़ेगा, तो इनिशियल हो जाएगा 4 और फाइनल हो जाएगा 2, सी ऑप्शन। असर्शन रीजन प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कैनॉट प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। देखिए कर सकते हैं प्रोड्यूस, कन्वर्जिंग लाइट होगी तो कर सकते हैं। असर्शन रॉन्ग है इसका, तो असर्शन रॉन्ग होगा तो आंसर डी लिख सकते हैं इसका आप। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं फ्रीली सस्पेंडेड एंड कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी मूव अपार्ट। जी हाँ, ये ट्रू है कि एक बैटरी से आपने 2 फ्रीली कंडक्टिंग सस्पेंडेड वायर्स लगा दिए ऐसे सीरीज़ में। मान लीजिए दोनों ऐसे हैं, तो इसे आप कनेक्ट करेंगे तो दोनों वायर्स में करंट जो है अपोजिट चलेगा। देखिए पहले आप 2 वायर्स बना लीजिए, ये, उसके बाद इनको सीरीज़ में लगाइए बैटरी के साथ। ऐसे या ऐसे, मान लीजिए ये सीरीज़ में हो गए। तो करंट देखिए कैसे होगा इसमें, अगर करंट जाएगा कुछ इस तरह से नीचे की तरफ और फिर क्योंकि ज़रा सीरीज़ में बनाना था इसे, तो सीरीज़ में कैसे बनेगा, ये बैटरी, ये पहली वायर, उसके बाद सीरीज़ में दूसरी वायर लटका दी हमने ऐसे। तो इसमें देखिए ऐसे कुछ करंट जाएगा और इसमें करंट नीचे आएगा। तो अगर पैरेलल वायर्स हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो वो रिपेल करेंगे। तो इसलिए असर्शन ठीक है, 2 वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शंस रिपेल ईच अदर, ये इसका रीज़न है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज करते हुए विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। जी नहीं, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से करेगी। तो इसलिए इसका असर्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास देखिए एक्सप्रेशन होता है, हमने ये एनर्जी दी तो एच म्यू नोट प्लस के ई। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है म्यू पर, फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर नहीं। तो इसका जो है असर्शन गलत है, तो इसका आंसर ए नहीं होगा, असर्शन गलत होगा तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल्स आर वुंड ऑन ईच अदर। ये ठीक है, क्योंकि उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम लिंक होता है, तो रीज़न भी ठीक है। इसका आंसर आप ए दे सकते थे। तो ये थे सेक्शन ए के पॉसिबल आंसर्स जो मेरे अकॉर्डिंग हैं। और आपका अगर आंसर मुझसे अलग आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में रीज़न भी लिखें आपके हिसाब से अलग आंसर क्यों आ रहा है। और इसके बाद देखिए जो बाकी पार्ट है पेपर का उसे भी सोल्व किया जाएगा, और साथ में जो बाकी सेट्स हैं, ये सेट हमने सेट 2 सोल्व किया है, सेट 1 और 3 को भी जल्दी सोल्व कर लिया जाएगा। और उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको।